हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। होप आप लोगों ने प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो कवर अप कर ली होंगी। ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज़ आपकी जो वीडियोस हैं वो थोड़ी सी लेट हो रखी हैं अपलोडिंग में। सॉरी फॉर दैट। सो बिगनस विद अवर नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने लास्ट में छोड़ा था, दैट इज़ द एलर्जी। ठीक है, हमने इम्यून सिस्टम के बारे में कर लिया था कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की कैसे वैक्सीनेशन कैसे हम डेवलप करते हैं और बाकी डिसीज़ के बारे में डिस्कवर कर लिया था। अब नाउ व्हाट अबाउट द एलर्जी। एलर्जी एक्चुअल में होती क्या है? देखो, कॉमन अगर हम लोग वर्ड कहते हैं किसी भी चीज़ को कि जैसे कोई पर्सन अगर वो डस्ट एरिया में जाता है देन ऑटोमेटिकली ही और शी स्टार्ट स्नीजिंग, छींक आनी शुरू हो जाती है। हम लोग बोलते हैं एलर्जी का ये डस्ट के लिए। ठीक है, तो व्हाट इज़ द कॉमन मीनिंग फॉर द एलर्जी? एलर्जी का मीनिंग क्या हो जाएगा? इट इज़ कॉमनली वी कॉल्ड एज द हाइपर सेंसिटिविटी, कि कोई पर्सन किसी चीज़ के लिए उसकी बॉडी बहुत हाइपर हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो कई बार आपके साथ हो जाता है ऐसा कि यू हैव रिटन द करेक्ट आंसर बट सम हाउ द टीचर डिडक्टेड योर मार्क्स, यू जस्ट गॉट हाइपर कि हाउ कैन ही और शी डू दिस, माई आंसर इज़ करेक्ट। उसके वो मतलब एक नंबर लेने के लिए आप लोग जो हैं अपनी बुक्स के नोट्स जो भी जहाँ से भी आपको मटेरियल मिलता है सारा टीचर के आगे जो है पूरा का पूरा दिखा देते हो कि देखो मेरा एक नंबर नहीं कटना चाहिए, इसको नंबर को ठीक करो। तो आप वैसे ही देख सकते हैं कि ये भी वैसे ही हाइपर सेंसिटिव जो होता है हमारा बॉडी के रिएक्शन, हम उसको नाम देते हैं किसके लिए? एलर्जी के लिए। ठीक है, अब सबसे कॉमन हम देखते हैं कि एलर्जी डे टू डे लाइफ के अंदर हम लोग कैसे ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हनी बी जब हमें बाइट आउट करती है तो उसका जो स्टिंग है, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर एसिड है। ठीक है, तो वो जो एसिड जो है जैसे ही वो एंटर करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, हमारे बॉडी के जो मास्ट सेल हैं वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ के लिए रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इम्यूनोग्लोबिनोप्रोटीन कॉल्ड एज IgE। तो ये जो रिएक्शन स्टार्ट हुआ है मास सेल का, दिस रिएक्शन दैट वी कॉल्ड एज एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, तो एलर्जी अगर हम डिफाइन करें व्हाट इज एलर्जी एक्चुअली, इट इज़ द हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम का होता है किसके लिए? पर्टिकुलर एंटीजेंस के लिए, और जिन पर्टिकुलर एजेंट्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ये एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट होते हैं दैट आर कॉल्ड एज एलर्जेंस। ठीक है, हम उनको किसका नाम देते हैं? एलर्जेंस का। ठीक है, फॉर एग्जांपल पॉलन ग्रेन हो सकते हैं। देखो, पॉलन ग्रेन जो होते हैं इनके जब रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो दे कॉज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फीवर कॉल्ड एज द हे फीवर। ठीक है, बिकॉज जो पॉलन ग्रेन है वो इतने हायर अमाउंट में रिलीज़ होते हैं और बेसिकली ये जिम्नोस्पर्म जो प्लांट हैं उन प्लांट के लिए बेसिकली ये रिगार्डेड होता है कि उनके वजह से सबसे ज़्यादा जो है ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि जो एनिमल वेस्ट है उससे हो सकता है, डस्ट से हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर जो फैदर्स वगैरह हमारे होते हैं, ठीक है, उनसे हो सकता है, किसी ड्रग्स से हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एलर्जी हमें सिर्फ इन चीज़ों से ही हो, पर्टिकुलर कोई ना कोई हमारा केमिकल भी ऐसा हो सकता है कि उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है एलर्जी हो सकती है। ठीक है, एंटीबॉडीज़ कौन सी हैं रिस्पॉन्सिबल इसके लिए? तो एंटीबॉडीज़ कौन सी हैं? अपनी IgE एंटीबॉडीज़ रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और मेन कॉज क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी का? वो मेन कॉज होता है कि बॉडी के अंदर एक केमिकल सिक्रीट होता है स्पेशली बाय द मास्ट सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टामिन और सीरोटोनिन। ठीक है, इन दोनों का इफ़ेक्ट रोकने के लिए रिलीज़ होता है फिर बॉडी के अंदर एंटी हिस्टामिन, जो कि हम कोई पर्टिकुलर मेडिसिन जो लेते हैं उनसे होता है। बहुत ही कॉमन मेडिसिन हम लोग बोलते हैं, हम लोगों ने एविल जो है वो ले ली, या हम लोग बोलते हैं सिट्रिजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, एक ये छोटी सी एलर्जी की टैबलेट होती है, हम बहुत जल्दी इनको यूज़ करते हैं। तो ये जो टैबलेट्स हैं व्हाट आर दीज कॉल्ड? दीज आर द एंटी हिस्टामिन टैबलेट्स। ठीक है, एंटी हिस्टामिन रिएक्शन करते हैं तो मास्ट सेल जो होता है इसका जो रिएक्शन है उसको रिड्यूस करना।
अब देखो सिम्टम क्या होंगे अगर किसी पर्सन को कोई एलर्जी होती है तो स्नीजिंग बहुत एक्सेस में, जैसे डस्ट के अंदर आते हैं तो बहुत ज़्यादा छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर मान लो हमें किसी पर्टिकुलर डस्ट से या फिर मान लो किसी की फ्यूम से हमें एलर्जी हो जाती है, जैसे कई बार होता है किसी पर्सन को एरियोसोल जो होते हैं हमारे जो डीओ परफ्यूम्स होते हैं उनसे बड़ी उनको इरिटेशन होती है। तो जैसे ही वो स्मेल जो है उनकी नोज़ में जाती है या हम लोग बात करें उनके जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके आइज़ कॉन्टैक्ट में आते हैं तो जो आइज़ होती हैं वो वाटरी, आँखों में पानी आना शुरू हो जाता है। रनिंग नोज़ का मतलब आप लोग जानते हैं, नाक बहना शुरू हो जाएगा उसको और डिफ़िकल्टी हो जाएगी ब्रीदिंग में। इन सब को रोकने के लिए एंटीहिस्टामिन और दूसरा है एड्रीनालिन। एड्रीनालिन बेसिकली क्या है, हमारा ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड, उससे रिलीज़ होता है ये एक पर्टिकुलर हमारे केमिकल जिनको हम लोग बोलते हैं एड्रीनालिन। बिकॉज जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं वो सडन होते हैं और हम लोग एड्रीनल ग्लैंड को बोलते हैं फियर एंड फाइट ग्लैंड का नाम दिया जाता है कि इमरजेंसी ग्लैंड होता है अचानक से। तो जो एलर्जिक रिएक्शन है वो भी अचानक से होते हैं, अपने आप कह के नहीं आते, सडनली वो कॉज हो जाते हैं। तो ये कॉज कलेक्ट करने के लिए कि भाई एलर्जी किससे हुई है, सबसे पहले जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर स्मॉल डोज जो होता है पर्टिकुलर सस्पेक्टेड एलर्जन का वो ऐड किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऐड करने का मतलब है कि चाहे वो कोई हनी बी के बाइट की वजह से हो तो उससे पूछा जाता है, नॉर्मल फिजिशियन पूछेगा कि भाई आपको ये स्वेलिंग कैसे आई। ठीक है, तो वो हो जाएगा एक नॉर्मल इसके लिए कॉज। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो हमारी लाइफस्टाइल है, डे टू डे की जो लाइफस्टाइल है हमारी हो रखी है, मॉडर्न लाइफस्टाइल है, इसके अंदर लॉट ऑफ डस्ट ऑलवेज इज़ देयर, लॉट ऑफ पोल्यूशन इज़ देयर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 90% जो हमारी पॉपुलेशन है वो किसी न किसी चीज़ के लिए एलर्जिक हो रखी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एलर्जिक रिएक्शन कई बार ऐसा होता है कि बहुत एक्सेस के अंदर होता है। किसी पर्सन को, हम इसको समझते हैं कि मान लो किसी पर्सन को एक स्मॉल आंट ने बाइट आउट किया। ठीक है, जहाँ पे बाइट किया है, मान लो ये उसका हैंड है, यहाँ पे बाइट किया तो स्वेलिंग इतने से एरिया के अंदर आनी चाहिए थी, बट समटाइम क्या होता है कि स्वेलिंग एक पर्टिकुलर पोर्शन में ना आके होल बॉडी के अंदर जो स्वेलिंग है वो एक्सेस में स्टार्ट हो जाती है और ये एक टाइप का शॉक होता है हमारी बॉडी के लिए। इसको नाम किसका दिया जाता है, एनाफेल्टिक शॉक का। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी के जो मास सेल हैं उन्होंने बहुत एक्सेस के अंदर हिस्टामिन को रिलीज़ कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है और हमारा पेरिफेरल जो ब्लड सिस्टम होता है उसके एसोसिएटेड जो आर्टरीज़ होती हैं वो एक्सेस में लिक्विड को बाहर निकालना शुरू कर देती हैं। इन दैट केस जो ब्लड प्रेशर है पर्सन का वो लो हो जाता है, उसकी हार्ट बीट जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी और अगर ये केस बहुत ज़्यादा सर्व हो जाए, यानी कि उस पर्सन को जो है इमीडिएट उसी टाइम पे अगर हम लोग उसको हॉस्पिटलाइज ना करें या उसको कोई प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो उसके वजह से कोई फर्स्ट एड नहीं अगर उसको मिल पाती है तो पर्सन की जो है डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इतने ज़्यादा ये ड्रास्टिक इफ़ेक्ट जो है इसका होता है। तो ये हमारा इसके अंदर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी अगर हम लोग बात करें इसके अंदर बेसिकली क्या होता है ऑटो इम्यूनिटी के अंदर कि हमारे बॉडी के जो सेल हैं हम उनको बोलते हैं सेल्फ, कि भाई हमारी बॉडी के हैं सेल्फ सेल हैं। जो बॉडी से बाहर से जो भी पर्टिकुलर हम लोग बात करें कोई भी एंटीजन अगर आता है बॉडी के अंदर तो हम उसको नाम देते हैं कि वो बॉडी का नहीं है, तो हम उसको नाम देंगे किसका, नॉन सेल्फ का। ठीक है, तो ऑटो इम्यूनिटी में हमारे बॉडी के सेल, खुद की बॉडी के सेल को, जो उनकी जो सेल्फ सेल हैं उनको अपना ना समझकर उनको वो नॉन सेल्फ समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी कि मान लो हमारे फैमिली के अंदर 4 पर्सन्स हैं। ठीक है, एक फैमिली मेम्बर को हम ड्यू टू समहाउ हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारी फैमिली का मेंबर है ही नहीं है, वी ऑल गेट एंटीक अबाउट दिस, उसके एंटीक हो जाए हम लोग। तो सेम वैसा ही हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम के अंदर होता है कि खुद की बॉडी के सेल अपने आप ही किसी पर्टिकुलर सेल्स के एंटीक हो जाते हैं, एक ऑर्गन के एंटीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से बॉडी के सेल्स उस पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए या पर्टिकुलर सेल्स के लिए एंटीजेंस बनाने शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये होता है ऑटो इम्यूनिटी के अंदर। It is an abnormal immune response in which
इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी स्टार्ट रिजेक्टिंग इट्स ओन बॉडी सेल, यानी कि खुद के सेल को रिजेक्ट करता है, कहता नहीं ये तेरे सेल नहीं है, ये तो बाहर के सेल हैं, ठीक है, मैं इनको नहीं मानता, बाहर के सेल है, मैं तो इनको मारूंगा, यानी कि खुद के बॉडी के सेल्स को ही मारना शुरू कर देता है। और इसका जो एक बेस्ट एग्जाम्पल है वो अगर हम लोग माने तो वो हमारा जॉइंट्स के अंदर आर्थराइटिस जो एक डिजीज़ अपनी हो जाती है, जिसको हम लोग रिमेटॉइड आर्थराइटिस का नाम देते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जॉइंट्स वाला जो एरिया है वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली ये मानना शुरू कर देते हैं कि ये जो सेल्स हैं, दीज सेल्स आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं इसके अंदर, तो इसके मेन कॉज हम लोग क्या माने कि क्या रीज़न होता है मेन कि ऐसा होता है। उसका मेन रीज़न ये होता है कि बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडीज़ बनाने का काम किसका होता है, बी सेल्स का, ठीक है। बट बी सेल्स को ये फंक्शन, ये मैसेज कौन देता है, इट इज़ गिवन बाय द हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल ये मैसेज उसको देते हैं कि भाई तेरे को जो है एंटीजेंस बनाने शुरू करनी है, ठीक है, अब सॉरी एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू करनी है अगेंस्ट द एंटीजन। तो हेल्पर टी सेल जो होते हैं ये कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो जाते हैं, यानी कि कहें तो अपने फंक्शन में कुछ ज़्यादा ही घातक हो जाते हैं, बहुत हाइपर हो जाती हैं अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर सप्रेसर टी सेल का जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से ऑटो इम्यूनिटी का जो इफ़ेक्ट है वो शो होता है, ठीक है। ये देखिए मेन कॉज मैंने शो कर रखा है यहाँ पे कि इंक्रीज़ हेल्पर टी सेल इंक्रीज़ हो जाएंगे और रिड्यूस हो जाते हैं सप्रेसर टी सेल। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, अबाउट द इम्यूनिटी सिस्टम। अब हम लोग ऑटो इम्यून सिस्टम के कुछ डिजीज़ के बारे में देखते हैं। जाहिर सी बात है डायग्राम देखते थोड़ा सा डर आ गया होगा कि ये क्या हो गया ऐसा। ये डिज़ीज़ जो है हम इसको बोलते हैं ग्रेवर्स डिज़ीज़, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एक्ट ऐसे करती हैं कि जैसे जो पर्सन है उसको थायराइड हो रखा हो, बट इट इज़ नॉट थायराइड एक्चुअली। इसके अंदर क्या होता है कि जो मेन सिम्टम्स हैं, जो आइज़ आप लोग देख रहे हैं इस लेडी की, बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं जैसे आंखें जो है इसकी आई सॉकेट से बाहर निकलने वाली हो रही हैं, बट दिस इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ थायराइड, इट इज़ अ पर्टिकुलर डिजीज़ कॉल्ड एज ग्रेवर्स डिजीज़, ठीक है। हम क्या बोलते हैं इस डिज़ीज़ को, ग्रेवर्स डिजीज़ इसका नाम है। नेक्स्ट आप लोग देखें एक और इसी टाइप का है मेसेल्थमिक ग्रेविस। मेसेल्थमिक ग्रेविस जो है ये डिज़ीज़ होती है जिसके अंदर जो मसल्स होती हैं किसी भी पर्सन की वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इस डिज़ीज़ के अंदर बेसिकली जो IgM IgG हैं ये बेसिकली वर्कआउट नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी के जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर इनकी कॉम्प्लिकेशंस डिपॉजिट हो जाती हैं और जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हैजीमोटो थायरॉइडिस। इसके अंदर क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो बेसिकली डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है, एंड साइड बाय साइड जो टी सेल हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करना वो शुरू कर देता है, बट सबको नहीं कर सकता, वो कुछ को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं ये है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। इंसुलिन डिपेंडेंट क्योंकि इंसुलिन पर डिपेंड हो रहा है, तो इसका मतलब है सीधी सी बात है किसके साथ लिंक करता है, हमारा पैंक्रियाज के साथ, ठीक है, पैंक्रियाटिक डिजीज़ हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुल्स हमें पता है किसका पार्ट होता है, हमारा किडनी का पार्ट होता है, ठीक है। तो किडनी जो है वो ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, अब इन्फ्लेमेशन रिएक्शन क्या होता है कि बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से डैमेज जब हो जाते तो हम उनको नाम देते हैं इन्फ्लेमेशन हो गया वहाँ पे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि किडनी के जो ग्लोमेरुल्स हैं वो ब्लड को फिल्टर आउट नहीं कर पाते। उसके बाद हम लोग देखते हैं इम्यून डिसऑर्डर्स।